नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट सत्र के दौरान लगभग 129% कामकाज हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को वाशिंगटन में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत रूस के साथ आर्थिक संबंधों को स्थिर बनाए रखने पर ध्यान दे रहा है और श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में मदद करने के लिए स्थिति पर नजर रखे हुए है। वित्त मंत्रालय ने 10 राज्यों को वर्ष 2021-22 में ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए 28,200 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त ऋण दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले नए मंत्रियों को शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल को भंग किया। बिहार विधान परिषद चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 13 सीटें जीती। सरकार ने अप्रैल 2023 से मोटर वाहनों में फिटनेस परीक्षण स्वचालित जांच केंद्रों से कराना चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य किया। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं लवली निगम। संसद के दोनों सदनों की बैठक निर्धारित समय से एक दिन पहले आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का दूसरा भाग कल समाप्त होना था। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 129% कामकाज हुआ। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था। इस सत्र में 27 बैठकें हुई, जिनमें करीब 177 घंटे 50 मिनट काम हुआ। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा 13 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित है। वित्त विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 और सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिशेष संशोधन विधेयक 2022। 8वें सत्र में सभा की कुल कार्य उत्पादकता 129%, 129% रही। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में 99.80% कामकाज हुआ। 2017 के मानसून सत्र के बाद पिछले 14 सत्रों में ये तीसरी बार है जब सदन में सबसे श्रेष्ठ काम हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार ने बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये आरोप गलत है कि सरकार ने चर्चा से इनकार किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने दोनों सदनों को निर्धारित समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। संसद भवन में श्री जोशी ने बताया कि विपक्ष मूल्य वृद्धि पर चर्चा की मांग कर रहा था। यूक्रेन और अन्य विषयों पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया भी गया था और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मूल्य वृद्धि पर विपक्षी सदस्यों के सवालों के जवाब भी दिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को वाशिंगटन में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अमेरिकी शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इस बातचीत से दोनों देशों को विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित द्विपक्षीय एजेंडे की व्यापक समीक्षा तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। दोनों देश परस्पर हित के मुद्दों के समाधान के लिए साथ मिलकर काम करने के उपायों पर भी विचार करेंगे। The dialogue would enable both sides to undertake a comprehensive review of cross-cutting issues in the India-US bilateral agenda related to foreign policy, defense and security, with the objective of providing strategic guidance and vision for further consolidating the relationship. EM will also separately meet his US counterpart, Secretary Blinken. EM is also scheduled to meet senior members of the US administration to further advance the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership.
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस के साथ भारत के मजबूत आर्थिक संबंध हैं और वर्तमान परिस्थितियों में हमारा ध्यान इन संबंधों को स्थिर बनाए रखने पर है। रूस के साथ भारत के कारोबार पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह की टिप्पणी के बारे में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि यूरोप को कच्चे तेल की आपूर्ति अभी जारी है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि हमारी कार्रवाइयों को राजनीतिक ढंग नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा भी फोकस यही है कि हमारा जो रशिया के साथ एस्टैब्लिश रिलेशन है इकोनॉमिक एरिया में, उसको ऐसे हालात में जहां पे सैंक्शंस वगैरह हो रहे हैं उसको मेंटेन कैसे करें, उसको स्टेबलाइज कैसे कर सकें, ये हमारी फोकस है। उसी पे हमारी चर्चा चल रही है इंटरनली और उनके साथ भी। ऐसा नहीं है कि अभी इमीडिएटली चेंज हुआ है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा पार्लियामेंट में कि हमें भी दिक्कतें आती हैं, हम इम्पोर्टिंग कंट्री हैं, हमारा इम्पोर्ट काफी कम है रशिया से, दूसरे देशों से ज्यादा आता है, तो उसमें भी ऐसे कोई इमीडिएट चेंज का मुझे खबर नहीं है। भारत ने यमन संघर्ष में 2 अप्रैल से घोषित 2 महीने के संघर्ष विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि भारत को आशा है कि ये संधि व्यापक और स्थायी संघर्ष विराम का रास्ता खोलेगी और यमन में 8 वर्ष से जारी संघर्ष समाप्त करने की सकारात्मक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यमन के साथ भारत के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और भारत यमन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि की कामना करता है। श्रीलंका के बारे में श्री बागची ने कहा कि पड़ोसी और नजदीकी मित्र देश होने के कारण भारत वहां के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश की आर्थिक मदद के लिए भारत ने पिछले कुछ महीनों में उसे ईंधन और खाद्य पदार्थ के लिए ऋण सुविधा सहित $2.5 अरब की सहायता दी है। उन्होंने बताया कि मार्च महीने के मध्य से श्रीलंका को 270,000 मीट्रिक टन से अधिक डीजल और पेट्रोल दिया गया है। इसके अलावा हाल में $1 अरब के ऋण के तहत 40,000 टन से अधिक चावल की आपूर्ति की गई है। We are a neighbor and a close friend. There have been evolving economic situation there as well as other developments. We have extended assistance. If you put it together, about $2.5 billion worth during the past 2-3 months, I would say. Includes credit facilities for fuel and food, which are most required. Since mid-March, over 270,000 metric tons diesel and petrol have been delivered to Sri Lanka. In addition, 40,000 tons of rice have been supplied under the recently extended $1 billion credit facility. I just want to emphasize the relationship between India and Sri Lanka is rooted in shared civilizational values. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता अगले 5 से 6 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में मदद करेगा। ऑस्ट्रेलियाई व्यापार परिषद के एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030 तक $100 अरब का करने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आज नई दिल्ली में तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की। इस सूची में जटिल उपकरणों और प्रणालियों सहित 100 से अधिक साजो सामान शामिल हैं, जिन्हें अगले 5 वर्ष में विकसित और अनुबंध पर तैयार किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि तीसरी सूची का जारी होना रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पहली और दूसरी स्वदेशीकरण सूचियों के आधार पर अब तक लगभग 54,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है और इसके अगले 5 से 7 वर्ष में 4,50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपदाओं से निपटने में निचले स्तर पर अभियानों के सफल कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों के क्षमता निर्माण और उनके बीच आपसी तालमेल समय की मांग है। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि आपदा से संबंधित अभियानों को केवल प्रौद्योगिकी और संसाधनों की मदद से पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए पेशेवर होने की ज्यादा जरूरत है। सिर्फ साधनों से या रिसर्च पेपर से आपदा मोचन का काम हो जाएगा, ऐसी किसी की अगर मान्यता है तो वो ठीक नहीं है।
ये काम को नीचे तक जिन्होंने पहुंचाना है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियों ने मिलकर साथ में काम करना है, एक दूसरे की भूमिका के लिए स्पष्टता और एक दूसरे की भूमिका को अगर कहीं गैप आता है तो वो गैप को भरने की स्वयं स्फूर्त सिद्धता हासिल करे बगैर आपदा मोचन का काम नीचे तक ढंग से नहीं हो सकता है। और इस प्रकार की एक्सरसाइज से ही राज्यों के साथ, जिलों के साथ और नीचे गांव तक एक आपसी समन्वय का निर्माण होता है। वित्त मंत्रालय ने 10 राज्यों को वर्ष 2021-22 में ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए 28,204 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की अनुमति दे दी है। बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए अतिरिक्त ऋण की अनुमति के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देने का उद्देश्य है बिजली क्षेत्र के संचालन और आर्थिक कारगरता बढ़ाना और भुगतान कर खरीदी गई बिजली की खपत में दीर्घावधि वृद्धि को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में भी राज्य बिजली क्षेत्रों में सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त ऋण की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। वर्ष 2022-23 में बिजली संबद्ध सुधार लागू करने के लिए राज्यों को 1,22,551 करोड़ रुपए की ऋण राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि अक्षय ऊर्जा की भंडारण क्षमता के निर्माण से जलवायु परिवर्तन से शीघ्रता से निपटा जा सकेगा और सरकार इसके प्रभावों को कम करने के लिए गंभीर है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक कम लागत वाला कोष बनाने का आग्रह किया। श्री आरके सिंह ने कहा कि देश में गतिशीलता के लिए हरित हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत विश्व में हरित हाइड्रोजन के लिए सबसे बड़े मंच के रूप में उभरेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास। आपके होंगे सवाल और हमारे विशेषज्ञ देंगे उसका जवाब। आप अपने सवाल रिकॉर्ड कर हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट सत्र के दौरान लगभग 129% कामकाज हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को वाशिंगटन में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत रूस के साथ आर्थिक संबंधों को स्थिर बनाए रखने पर ध्यान दे रहा है और श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में मदद करने के लिए स्थिति पर नजर रखे हुए है। वित्त मंत्रालय ने 10 राज्यों को वर्ष 2021-22 में ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए 28,200 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त ऋण दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले नए मंत्रियों को शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल को भंग किया। बिहार विधान परिषद चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 13 सीटें जीती। सरकार ने अप्रैल 2023 से मोटर वाहनों में फिटनेस परीक्षण स्वचालित जांच केंद्रों से कराना चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य किया। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेता और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना गांवों में भी स्वास्थ्य योजनाओं को पहुंचाने में काफी मददगार साबित हो रही है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर पवार ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित करने का प्रावधान है। इन केंद्रों में लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह लेते हैं। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी अलग अलग दिन में अलग अलग योजनाओं पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा आज से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय जिस प्रकार घर घर तक पहुंचा है, 7 तारीख से 20 तारीख तक इसका एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़े के साथ ही भारतवर्ष में जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किए गए हैं, इन सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो सफर तय किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, कहां से कहां तक हम पहुंचे हैं, इस विषय का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्रीगण और पार्टी के पदाधिकारी इन सभी जिलों में जाएंगे। 24 घंटे रुक करके इनका जायजा करने वाले हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, जो अपनी कड़ी मेहनत से इस धरती को सुरक्षित बना रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक और स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव विकासशील ने कहा कि देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है तथा सतत विकास लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल कर लिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत ये लक्ष्य किया गया था कि हम देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करेंगे, संचारी रोगों का उन्मूलन करेंगे, गैर संचारी रोगों के प्रभाव में कमी लाएंगे। और इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत 14 अप्रैल 2018 को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ के जामला में पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उद्घाटित किया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले करीब 10 करोड़ से अधिक परिवारों को कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर से सुरक्षित करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी प्रारंभ की गई, जो कि आयुष्मान भारत का एक दूसरा पहलू है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 85% से अधिक वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 185 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। श्री मांडविया ने बताया कि 12 से 14 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। इस बीच कोविन पोर्टल में टीकाकरण की गलत तिथि को सही कराने की एक नई सुविधा शुरू की गई है। स्वास्थ्य अपर सचिव विकासशील ने कहा कि टीकाकरण तिथि में सुधार के रूप में लाभार्थियों को कोविन डैशबोर्ड पर यह विकल्प दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने नए मंत्रियों को शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। आज सभी 24 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार नए मंत्री 11 अप्रैल 2022 को शपथ लेंगे। नए मंत्रिमंडल में नवगठित 26 जिलों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व होने की संभावना है। राज्य में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव की सभी 24 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 13 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7, जनता दल यूनाइटेड ने 5 और लोक जनशक्ति पार्टी पारस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। राष्ट्रीय जनता दल को 6 सीटें मिली हैं, जबकि छपरा, नवादा, मोतिहारी और मधुबनी सीटों पर 4 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। बेगूसराय से कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। विधान परिषद चुनाव में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने अलग अलग उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने व्यवस्था में गुणवत्ता, निष्पक्षता, पहुंच, जवाबदेही और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी योजनाओं और परियोजनाओं में बड़े परिवर्तन को प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित करके महत्वपूर्ण प्रगति की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार समग्र शिक्षा के तहत लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 1164 निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं, जिनमें स्कूली इमारतों का कार्य, अतिरिक्त आवास, शौचालय, 4 दीवारी और अध्यापकों के लिए आवासीय क्वार्टरों का कार्य भी शामिल है। समाज से गरीब वर्गों की छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 130 करोड़ रुपए की लागत से 59 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवासीय स्कूलों और लड़कियों के लिए 23 छात्रावासों का कार्य पूरा किए गए। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाने और ढांचागत सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 4200 परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आर के रैना।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस परीक्षण स्वचालित जांच केन्द्रों से कराने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारी मालवाहक और यात्री मोटर वाहनों के लिए अगले साल 1 अप्रैल से स्वचालित परीक्षण केन्द्रों से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। मध्यम श्रेणी के मालवाहक और यात्री वाहनों तथा हल्के मोटर वाहनों के लिए ये व्यवस्था 1 जून 2024 से प्रभावी होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार हर रोज लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज हम असम की स्वतंत्रता सेनानी जोया थाउसेन का स्मरण कर रहे हैं, जो 1944 में 7 अप्रैल को शहीद हुई थीं। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए क्रांतिकारी दिमासा सेना का गठन किया था। थाउसेन का जन्म असम के उत्तरी कछार में 1925 में हुआ था। वे दिमासा जनजातीय समुदाय से थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिमासा जनजातीय क्षेत्र से अंग्रेज सरकार के युद्ध कोष संग्रह करने का उन्होंने खुला विरोध किया। 1944 में मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने सशस्त्र कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी दिमासा सेना बनाई। थाउसेन इंडियन नेशनल आर्मी की रानी झांसी रेजिमेंट से प्रभावित थी। जब इंडियन नेशनल आर्मी की टुकड़ी कोहिमा पहुंचने वाली थी, थाउसेन मित्र देशों की सेना के विरुद्ध संघर्ष में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने की उम्मीद लिए अपने 54 सहयोगियों के साथ कोहिमा की तरफ चल पड़ी। दुर्भाग्य से 7 अप्रैल 1944 को कोहिमा के निकट दिमासा की सशस्त्र सेना की मुठभेड़ ब्रिटेन के नेतृत्व में सहयोगी सेना से हो गई। जोया सहित दिमासा के सभी 54 सदस्यों को आईएनए में शामिल होने का उनका सपना पूरा होने से पहले ही मुठभेड़ स्थल पर मार दिया गया। इन महान शहीदों को हमारा आज हम महान भारतीय अन्वेषक शंकर अबाजी भिसे का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 1935 में 7 अप्रैल को हुआ था। 29 अप्रैल 1867 को मुंबई में जन्मे भिसे की बचपन से ही विज्ञान में गहरी रुचि थी। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर में ही एक छोटा उपकरण बनाया जिससे कोयला गैस बनाई जा सकती थी। उन्होंने बॉम्बे में एक वैज्ञानिक क्लब की शुरुआत की और विविध कला प्रकाश नाम से मराठी में एक विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने आम लोगों तक विज्ञान का महत्व संप्रेषित किया। सन 1893 में बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ के सहयोग से इंग्लैंड में अपने आविष्कारों के प्रदर्शन का उन्हें प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी उनके काम में रुचि ली। भिसे का सर्वाधिक प्रभावकारी आविष्कार था स्पेसोटाइप नाम से एक टाइप सेटिंग मशीन का आविष्कार। ये मशीन छपाई में उपयोग के लिए प्रति घंटे 1500 से 2000 वर्णों के लिए ब्लॉक डाल सकती थी। हिंदू मिशनरी सोसाइटी और कई अन्य राष्ट्रवादी समूहों ने भिसे और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। उन्हें 26 दिसंबर 1908 को भारतीय राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन सहित कई बैठकों में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीलाबाई तथा गोविंद कुकड़े और गोविंद रे जैसे अन्य लोगों के सहयोग से लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। अपनी अंतिम सांस तक
भिसे ने उपनिवेश विरोध को अपने भीतर जीवित रखा। लंदन में उन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में उन्होंने गांधी जी के विचारों का प्रसार किया और वहां आने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों की मेजबानी भी की। भारत से ब्रिटेन और अमेरिका तक भिसे ने प्रगतिशील राजनीति को विज्ञान से जोड़ा। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा शत शत नमन। वतन की आबरू का पात देखे कौन रखता है, वतन की आबरू का पात देखे कौन रखता है। सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा। आज हम शेख रोशन और बदर सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के आरोप में 7 मार्च 1859 को अंडमान सेलुलर जेल काला पानी भेज दिया गया था। इन दोनों ही जाबाजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा लिया। उन्होंने अन्य लोगों की वित्तीय मदद भी की और उन्हें ब्रिटिश शासन का विरोध करने और ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर बगावत का आरोप लगाया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शेख रोशन और बदर सिंह की मृत्यु अंडमान द्वीप में कारागार में ही हो गई। देश की माटी के इन महान सपूतों को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। खेल मंत्रालय ने 2022 में खेलों में डोपिंग के उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में भारत की ओर से $72,124 का योगदान दिया है। सितंबर 2019 में पेरिस में आयोजित 7वें कॉप के प्रस्ताव के अनुसार सभी संबंधित राष्ट्रों ने खेलों में डोपिंग के उन्मूलन के लिए अपने नियमित बजट में से 1% यूनेस्को कोष में देने के लिए सहमति व्यक्त की थी। यूनेस्को ने भारत सरकार के योगदान की सराहना की है। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की अया ओहोरी को, जबकि श्रीकांत ने इजरायल के जिल्बरमैन को पराजित किया। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 2 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। राउंड रॉबिन लीग में अपने पूल में भारत शीर्ष पर रहा। सेमीफाइनल मुकाबले 10 और फाइनल 12 अप्रैल को खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 129 और राज्यसभा में 98% कामकाज हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को वाशिंगटन में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत रूस के साथ आर्थिक संबंधों को स्थिर बनाए रखने पर ध्यान दे रहा है और श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में मदद करने के लिए स्थिति पर नजर रखे हुए है। वित्त मंत्रालय ने 10 राज्यों को वर्ष 2021-22 में ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए 28,200 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त ऋण दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले नए मंत्रियों को शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल भंग किया। बिहार विधान परिषद चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 13 सीटें जीती। सरकार ने अप्रैल 2023 से मोटर वाहनों में फिटनेस परीक्षण स्वचालित जांच केंद्रों से कराना चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य किया। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।